रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले इंसान को हमेशा मन में, शब्दों में और ज़िंदगी में याद किया जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी किसान भाई बहनों को रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के लिए तालाब तथा जलाशय, मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना, पशुपालकों को अनुदान पर पशु आहार देने की है योजना और ओल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गजेंद्र। अब समाचार विस्तार से। मछली पालक भाइयों के लिए तालाब तथा जलाशय, मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति या समिति के सदस्य अनुदान पर साधारण नाव, मोटर चालित नाव या नेट ले सकते हैं। इसमें साधारण नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें सरकार 30,000 रुपये अनुदान देगी। मोटर चालित नाव की कुल योजना लागत 4,45,000 रुपये है। सरकार इसमें 4,05,000 रुपये अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार एवं पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें संतुलित पशु आहार की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 25% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर और अन्य मिनरल मिक्सचर की कीमत 120 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50% अनुदान दिया जा रहा है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकने वाले शीतवर्धक सप्लीमेंट पर भी 50% अनुदान उपलब्ध है। किसान भाई, आप प्राकृतिक खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो बागवानी फसल सहतूत की खेती करें। इसमें कीट और रोग बहुत कम लगते हैं। इससे पैसों की भी बचत होती है। सहतूत में रोग और कीट नहीं के बराबर लगते हैं। इसका कारण यह है कि सहतूत के पौधों में फूल लगने से पहले सभी पत्तियां झड़ जाती हैं। नई पत्तियों के आने के बाद ही फूल और फल लगते हैं। इसलिए पिछले सभी संक्रमण, रोग और कीट भी अपने आप समाप्त होते रहते हैं। सब प्राकृतिक विधि से होता है। इसमें रासायनिक दवा की जरूरत बहुत कम होती है। किसान भाइयों, शहतूत की एक और विशेषता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा और बीमारी की समस्या नहीं होती है। जब भी इसमें फूल आना होता है उससे पहले जो पौधा होता है वो अपनी पत्ती पूरी झाड़ देता है, पूरी पत्ती इसकी गिर जाती है। उसके बाद में जो नई पत्ती आती है उसमें फल लगते हैं। तो जितनी पुरानी पत्ती जिसमें कोई बीमारी है तो वो उससे अपने आप झड़ जाती है और नई पत्ती आने पे वो एक स्वस्थ पत्ती निकल के आती है और उसमें अच्छे स्वस्थ फल लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शहतूत एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम आपको कीटनाशक का उपयोग करना होगा। तो ये इसको अगर आप जैविक रूप में भी अगर लेना चाहेंगे तो जैविक रूप में भी ये एक सफल फल बन सकता है उसमें उत्पादन के लिए। किसान भाइयों, आपके पास यदि सिंचाई की सुविधा है तो मार्च से मई तक ओल फसल लगा सकते हैं। झारखंड में ओल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा लगाएं। किसान भाइयों, ओल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। ओल की बुआई के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास और 40 सेंटीमीटर गहराई वाला गड्ढा खोदें। इसमें आधा किलोग्राम वजन वाले ओल के टुकड़े यानी बीज को लगाएं। बुआई में कतारों और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम और श्री पद्मा की उत्पादन क्षमता औसतन 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बखर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट की रोकथाम कैसे करें। लाल मकड़ी कीट जिस सब्जी फसल में लगता है उस फसल के कोमल अंगों से रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देता है। इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सब्जी फसलों में लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल या इथियान या ओमाइड दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। इस तरह का कार्यक्रम से हम लोगों को यही फायदा होता है कि कुछ सीखने का मौका मिलता है। चाहे वो कोई दवा हो नहीं, चाहे कोई नया फसल जो कम पानी में होता हो, इस तरह का कई एक चीज़ें हैं अभी वर्षा की कमी के कारण, तो ये सब हम लोग को सीखने का मौका मिलता है।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज हम आपको लिए चलेंगे अपने स्टूडियो विशेषज्ञ के पास, ये जानने के लिए कि गेहूं की खेत की तैयारी और प्रवेश का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं स्टूडियो और लेते हैं जानकारी। भाइयों नमस्कार के संख में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, सूकर पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो कम समय में अधिक आमदनी देता है। सूकर पालन के व्यवसाय से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ जो समय आपके पास बचा हुआ है उससे आप अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड जैसे राज्य में सूकर पालन सदियों से किया जा रहा है,
लेकिन समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, इसलिए तकनीकों में भी बहुत बदलाव आया है। किस तरह की तकनीकों में बदलाव आया है, किस तरह की तकनीकों को आप अपनाएं ताकि अधिक से अधिक आप सूकर पालन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर रविंद्र कुमार बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि सूकर पालन, झारखंड में संभावनाएं बहुत सारी दिखाई पड़ती हैं। अगर हम संभावनाओं की बात करें, क्योंकि सदियों से यहाँ की जनजातीय जो लोग हैं यहाँ के, वो इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब समय बदला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं और इससे अधिक से अधिक आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं जो नए लोग इससे जुड़ रहे हैं? जी हाँ, झारखंड में जैसा देखा जा रहा है कि झारखंड में ये व्यवसाय, सूकर पालन व्यवसाय कोई नया नहीं है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और ये जो सूकर पालन जो व्यवसाय है, जो हमारे किसान इससे जुड़े हैं और उनकी परंपरा से भी ये किसान उसके कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सूकर पालन व्यवसाय है, ये हमारे किसान भाई बहुत पहले से करते आ रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। अभी के समय में मांग को देखते हुए, जिस तरह से सूकर मांस की मांग बहुत ज़्यादा है, बच्चों की मांग बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर लोग इससे जुड़ रहे हैं, रोज़गार के रूप में अपना रहे हैं, तो इस समय देखा जाता है कि अब शहरी क्षेत्र के, शहर के आसपास भी बहुत सारे बड़े बड़े सूकर पालन, जो सूकर पालक हैं वो सूकर पालन कर रहे हैं, उससे अच्छी आमदनी हो रही है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि सूकर पालन की, जो हम देखते हैं कि उनकी संख्या, तो झारखंड अभी पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान रखता है सूकरों की संख्या के आधार पर। अभी लगभग 12,80,000 पिछला सेंसस की बात जो करते हैं 19 में, तो इतनी ज़्यादा जो सूकर है अभी झारखंड में है और इससे अधिक जो है आसाम में है। तो ये दूसरे नंबर पे झारखंड है। और यहाँ पे जिस तरह की डिमांड है, तो अभी देखा जा रहा है कि हम लोग 1/4 भी इसका डिमांड को पूरा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि सूकर पालन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और सूकर पालन झारखंड में इसलिए बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग इससे जुड़ रहे हैं कि सूकर पालन एक व्यवसाय के रूप में लेता जा रहा है। साथ ही साथ इसकी डिमांड, इसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उन्नत किस्म का, अगर हम लोग सूकर पालन, उन्नत तकनीक से सूकर पालन करते हैं, तभी हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। अन्यथा ज़्यादातर जो अभी भी देखेंगे कि 75 से 80% जो सूकर पालक हैं वो अभी भी देसी किस्म के ही सूकर पालन कर रहे हैं, पुराने तरीके से सूकर पालन कर रहे हैं, जिसके कारण सूकर पालन का उतना ज़्यादा जो विकास कह सकते हैं या फिर जो उपलब्धि जो है वो नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर साहब, जब हम उन्नत तकनीकों की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की तकनीकों की हम बात कर रहे हैं? इस उन्नत तकनीक में हम किन किन चीज़ों को शामिल करें? अभी आप देखे होंगे जो सूकर पालन हम लोग जो अभी भी ग्रामीण परिवेश में करते हैं, देसी सूकर रखते हैं, स्थायी आवास की व्यवस्था नहीं होती, खान पान की व्यवस्था नहीं होती। उन्नत तकनीक की जब हम बात करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन की बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ है कि नस्ल, अच्छा नस्ल पालन करेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ है कि खान पान की व्यवस्था, फीडिंग, जो खान पान की व्यवस्था, संतुलित आहार देंगे तो जल्दी तैयार होगा, ज़्यादा फायदा होगा। आवास की व्यवस्था, बीमारियों से बचाव और साथ ही साथ बाजार व्यवस्था। तो इन सब सारी बातों, जो 5 बातें हैं, इनको अगर ध्यान में रख करके वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से अभी जो किसान पुराने तरीके से सूकर पालन करते हैं, तो उससे 3 से 4 गुना उनको ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। आपने उन्नत तकनीक के तहत पहली बात नस्ल की जी। तो जब हम नस्लों की बात करें डॉक्टर साहब, तो किस तरह के नस्लों का हम चयन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ मिले? अभी झारखंड की यदि बात करते हैं या झारखंड के आसपास जो भी राज्य हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो नस्ल है वो झारसुक नस्ल है और ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा ही तैयार किया गया है। और ये ध्यान में रख के किया गया है कि ग्रामीण परिवेश में जो सूकर पालन कर रहे हैं, जो देसी सूकर पालन कर रहे हैं, उसी परिवेश में अगर हम उन्नत तकनीक, उन्नत किस्म का सूकर दें तो उससे वो ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो झारसुक नस्ल है, ये संकर नस्ल है, ये विदेशी टाइम बर्थ और देसी जो पालन करते हैं सूकर, उनको मिला करके बनाया गया है। और इसमें देखा जाता है कि देसी की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये चूँकि काला रंग का है, तो इसका जो डिमांड है
वो गांव में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग काले रंग की जो सूकर है वो पसंद करते हैं। और चूंकि इसमें 50% जो हम कह सकते हैं ब्लड जो है वो देसी का है, 50% विदेशी का है, तो अनुकूलनशीलता इसमें ज़्यादा है। ग्रामीण परिवेश में आसानी से रह लेती है, बीमारियों की संभावनाएं भी कम होती है, और ये सभी दृष्टिकोण से किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो जो किसान सूकर पालन करना चाहते हैं वो देसी किस्म को छोड़ करके अगर झारसुक नस्ल का सूकर पालन, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, उसका पालन करेंगे तो उनको 3 से 4 गुना ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल, तो नस्ल बहुत महत्वपूर्ण है। नस्ल बहुत महत्वपूर्ण है जी। अब हम आते हैं खान पान की बात करते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं डॉक्टर साहब, जब हम सूकर पालन करते हैं, जो पारंपरिक तौर पर सूकर पालन करते हैं, वो घरेलू जो जूठन है बचा हुआ है उसी पर आधारित है। अगर हम वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए खान पान में? सूकर ऐसा पशु है कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसलिए भी बहुत पॉपुलर है कि बीमारियां इसमें कम होती है, तेज़ी से बढ़ता है और बहुत कम समय में बच्चे देती है, ज़्यादा बच्चे देती है, साल में 2 बार बच्चे, इतने बच्चे जो है और किसी भी जो है पशु में नहीं हो पाता। तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं खान पान की, जो बात कर रहे हैं, तो जब तक हम संतुलित आहार नहीं देंगे, क्योंकि तेज़ी से बढ़ने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, तो संतुलित आहार अगर हम लोग नहीं देंगे तो जो हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि एक साल में 100 किलो या उससे अधिक वजन हो जाए, साल में 2 बार बच्चे मिले, एक बार में 8 से 12 बच्चे, यानी साल भर में 16 से 20 बच्चे मिले, तो यहाँ पे खान पान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि अगर हम लोग संतुलित आहार देते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो विशेषताएँ हैं उसको हम लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो खान पान की व्यवस्था के लिए हम लोग दाना मिश्रण देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट दाना मिश्रण ही दें, आप जितना भी बाई प्रोडक्ट है, आप खेती करते हैं, खेती से जो फल सब्जी या फिर जो है पत्ते वो सब निकलते हैं, खाने के लिए दे सकते हैं, मेरा वगैरह बनता है वो दे सकते हैं, जो शहरी इलाके में होटलों की जूठन सामग्री वो भी दे सकते, लेकिन साथ ही साथ आपको दाना मिश्रण कम से कम 25 से 50% जितना ज़रूरत है उसका वो आप अवश्य दें। दाना मिश्रण में हम लोग जो है मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मिनरल मिक्सचर, नमक और फिश मील, ये सब मिला करके हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं। तो ये अगर आप दाना मिश्रण देते हैं, साथ ही साथ 50% आप बेकार खाद्य पदार्थ देते हैं, तो सूकरों को पौष्टिक आहार मिलेगा और वो तेज़ी से बढ़ेंगे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी है कि ज़्यादातर जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वो संतुलित आहार नहीं देते हैं, चरा कर रखते हैं या फिर जो भी घास वगैरह मिला वो देते हैं, तो संतुलित आहार देना बहुत ही आवश्यक है। जी, ये एक वैज्ञानिक तरीका है सूकर पालन का। डॉक्टर साहब, खान पान की भी बात हो गई, नस्ल की बात हो गई, अब हम जब आवास की बात करते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो पारंपरिक ढंग से सूकर पालन करते रहे हैं वो एक छोटा सा बाड़ा बनाए, उसमें सूकरों को रख दिए। कई तरह की परेशानियां होती है, जब बच्चों का जन्म होता है उस समय परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन कर रहे हैं तो आवास में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए आवास के विषय में? आवास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आवास जो है उससे बीमारियों से बचाव होता है, साथ ही साथ अनुकूल वातावरण हमारे पशु को देता है। जब अनुकूल वातावरण देंगे, अच्छा खान पान होगा, अच्छा नस्ल होगा, तो निश्चित रूप से आमदनी अधिक होगी। लेकिन अभी जैसा आपने बताया कि बाड़े किसी तरह से छोटा सा बाड़ा बना देते हैं, उसमें मल मूत्र सब वहीं आसपास जमा रहता है, गंदगी का बहुत बड़ा जो है ये सोर्स होता है, तो इससे बीमारियां मनुष्यों को भी हो सकती है, पशु को भी हो सकती है। तो इसमें जो सूकर के लिए हम लोग जो बाड़े बनाएंगे वो बिल्कुल खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और प्रति सूकर लगभग 25 से 30 वर्ग फीट की जगह उनको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो हम लोग आवास बनाते हैं, आधा बंद और आधा खुला हो, खुले जगह पे हम लोग पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए नाद की व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें नाले की व्यवस्था होनी चाहिए, छत की ऊंचाई कम से कम 8 फीट होनी चाहिए, जो मलमूत्र होता है नाले के द्वारा निकाल करके हम लोग दूर कहीं पे उसको डिस्पोज करना है। तो इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। सफाई में निश्चित रूप से जो है सनलाइट रूम में आना चाहिए, ताकि नेचुरल जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो उस तरह से काम करे। साथ ही साथ फिनाइल वगैरह से सफाई करना चाहिए। सूकरों को प्रतिदिन नहलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो चर्म रोग की जो समस्या होती है, अगर आप प्रतिदिन नहलाते हैं तो आप समझिए कि 60 से 70%
आप चर्म रोग होने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं। तो आवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और अनुकूल वातावरण अगर पशु को मिलता है तो उससे बीमारियां वो नहीं होती। जैसे ही जो पशु को अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, पशु स्ट्रेस में आएगा और उसको ज़्यादा गर्मी लगेगी, ज़्यादा ठंड लगेगी, खाना पीना कम कर देगा तो बीमारियों से भी ग्रसित होता है और उससे मृत्यु भी होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बीमारियों की बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो हम जैसे सूकर रख रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां फैल जाती हैं और काफ़ी नुकसान होता है सूकर पालकों को। तो बीमारियों से बचाव के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए किसान भाइयों की ओर से? जी हाँ, बीमारियों से बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप टीकाकरण समय पे करें। सूकरों में तो ऐसा देखा जाता है कि बीमारियां बहुत ही कम होती हैं जी। और एक ही बीमारी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्वाइन फीवर। उसका टीका अगर आप लगा दें, साल में एक बार इसका टीकाकरण करना है तो इससे बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में टीकाकरण नहीं कर पाते हैं और टीकाकरण नहीं अगर करते हैं तो 1 साल या 2 साल में एक बार ये बीमारी आती ही है और ये बीमारी तो हवा से ही फैलती है, सूकर से सूकर में फैलती है। तो ये बीमारी आने के बाद चूंकि ये विषाणु जनित बीमारी है तो इसका इलाज भी संभव नहीं है और बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु दर होती है। और जो बड़े बड़े किसान हैं जो टीकाकरण नहीं करते हैं उनको आप समझिए कि अगर बीमारी आ जाती है तो लाखों का नुकसान होता है। तो टीकाकरण बहुत ही ज़रूरी है। इसमें स्वाइन फीवर टीका आप अवश्य करें। पहला टीका जो है 2 महीने की उम्र में करें, छोटे बच्चे में 1 ml मात्रा चमड़े में देना है। फिर साल में एक बार, जब तक पशु को रखना है आप साल में एक बार इसका टीकाकरण करते रहें और टीकाकरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। जब हम तमाम चीज़ों की बात करते हैं, उत्पादन अच्छा हो जाए तो निश्चित रूप से आमदनी के लिए बाजार की भी ज़रूरत है। तो ये भी एक हिस्सा होता है पूरे प्रबंधन का। तो जब हम बाजार की बात करें तो किस तरह से बाजार से जुड़े किसान भाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको आमदनी मिले? बिल्कुल। बाजार में अभी देखा जाता है कि जैसा कि हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं, सूकर तैयार होता है, तो अभी जिस तरह से बाज़ार की व्यवस्था है उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या रेट वगैरह सूकरों का चल रहा है। अभी जैसे कि 250 रुपये प्रति किलो सूकर मांस जो है बाज़ार में मिल रहा है, कहीं 300, कहीं 280। तो इसमें आप देखेंगे कि एक जो वयस्क सूकर है जिसका वजन 90-100 किलो का होता है तो उस सूकर का दाम लगभग 20,000 रुपया। लेकिन आप देखेंगे जो किसान हैं, बिचौलिया आता है उसको 10,000, 8,000 में लेकर चला जाता है। तो ये सीधा नुकसान हमारे किसानों को होता है क्योंकि जितना उनको फ़ायदा होना चाहिए तो वो नहीं होता है। तो इसके लिए उनको डायरेक्ट मार्केटिंग करना होगा, बाज़ार में जाना होगा या अपना एक ग्रुप बना करके भी, जो सूकर पालक ग्रुप है उसको बना करके और आप इसको बेचते हैं बाज़ार में, तो आप देखेंगे एक सूकर में 10,000 रुपये का आपको लॉस हो रहा है, 8,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस हो रहा है ये सीधा हमारे किसानों को इसमें फ़ायदा होगा। और हम लोग कहते हैं कि जो किसानों की आमदनी को डबल करना है, बढ़ाना है, तो अगर किसान बस इतना समझ ले कि हमको बाज़ार में जो बाज़ार की जो मांग है उस हिसाब से अपने पशु को बेचना है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि आप बाज़ार में जाएं, जो भी आपके उत्पाद हैं उसको कोशिश करें कि आप डायरेक्ट बेचें और एक किसानों का समूह भी, जो सूकर पालक समूह है उसको भी बना करके आप उसको रेट वगैरह पता करके उसको बेचें। बिचौलियों को बेचने से बचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो जानकारियाँ हम दे रहे हैं, हम दूरदर्शन के माध्यम से तमाम जानकारियाँ किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं और कई बार आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे किसान भाइयों के मन में जिज्ञासाएँ बनी रहती है। जैसे आपने बताया कि ये नस्ल होना चाहिए, खान पान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए या कोई आवाज़ देखना चाहिए, इस तरह की बहुत सारे तरह की बातें हो सकती हैं उनके मन में। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसान भाई प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल करें या प्रत्यक्ष रूप से जाकर कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें? इस तरह की कोई व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी ये उपलब्ध है इस तरह से कि हमारे जो भी किसान किसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं वो सीधा आकर के हमारा सूकर पालन जो प्रक्षेत्र है वहाँ पे आकर के जानकारी ले सकते हैं। प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं क्योंकि प्रशिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। वैसे किसान जो सूकर पालन करना चाह रहे हैं उनको कोई भी जानकारी नहीं है, सूकर पालन का सारा जो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं बिल्कुल अलग होता है। उसका रख रखाव, बच्चों का रख रखाव, नर मादा का रख रखाव अलग होता है। तो संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही आपको सूकर पालन करना है। आप ऐसा नहीं कि आप पशु खरीद लिए और आपने शुरू कर दिया, नहीं,
आप पूरा जानकारी लें। उसके बाद जानकारी के लिए हमारे पास 10 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, वो आप प्रशिक्षण ले करके, और हम लोग फार्म में प्रशिक्षण देते हैं किसानों को और उसमें सारी जानकारियाँ उसको देते हैं। तो आप प्रशिक्षण ले करके, और साथ ही साथ जो नस्ल हैं, जो झारसुक नस्ल की हम लोग बात करते हैं, उसकी भी उपलब्धता हम लोग कराते हैं किसानों के लिए सस्ते दर पे। तो इसके प्रशिक्षण लेकर के और उन्नत नस्ल का सूकर पालन करके आप उसका पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है कि जो हमारा जो झारखंड सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलती है जिनमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वैसे किसान जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पे ब्लॉक के द्वारा भी आप जानकारी ले करके आप जो है प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। आने जाने की व्यवस्था प्लस रहने खाने की सारी व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही साथ वैसे किसान जो अलग अलग दूर जिलों में है, तो कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र लगभग हर जिले में उपलब्ध है। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी जा करके सारी जानकारी ले सकते हैं या हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप सूकर पालन कर रहे हैं तो जो नवीनतम तकनीकें हैं उनको अपनाएं, निश्चित रूप से लाभ अधिक होगा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।